चलो फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? ये आज 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेज हैं, कोई भी डेज, जैसे कि तुम देखते हो हम वर्ल्ड वाटर डे मना रहे हैं या वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर एक डे हमने कल एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे एक कल ऑब्जर्व किया था। तो ये जो डेज जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इनका मेन पर्पस क्या होता है पता है? कोई भी डे हम ऑब्जर्व करते हैं तो मेन पर्पस उसका एवरी ईयर ये होता है कि हमने वो जो जिस पर्पस के लिए वो डे रखा है ऑब्जर्व करने के लिए, उसमें हमें अभी तक कहाँ तक सक्सेस मिली है, ठीक है, उसको अचीव करने में अभी हम कहाँ तक सक्सीड हो गए हैं। जैसे कि अगर वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं तो जो वर्ल्ड वाटर डे जब भी ऑब्जर्व होता है 22 है वर्ल्ड वाटर डे, तो जब ऑब्जर्व करते हैं तो रिपोर्ट्स आती है कि कितना अर्थ पे वाटर अवेलेबल है, ड्रिंकिंग वाटर कितना है, कितना वाटर पोल्यूशन हो गया है, वाटर पोल्यूशन की वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर का क्राइसिस है वो कितना है, किन किन रीजन में पानी अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें और उस हेल्दी एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखें, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा थ्रेट जो हमारे एनवायरनमेंट को है वो किस किस से है? पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, और इनकी वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? इन इन सभी की वजह से हम एक चीज फेस कर रहे हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हमारी हर एक चीज पे असर पड़ रहा है, ठीक है। हमारे लाइफ में हर एक चीज पर क्या है, इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। जैसे कि अगर क्लाइमेट चेंज का आप बात कर लो, क्लाइमेट पे तो पड़ ही रहा है असर। फिर क्लाइमेट की वजह से क्या क्या डिस्टर्ब होगा? फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी हो जाएगी डिस्टर्ब, वेदर सिस्टम हो जाएगा, जैसे कि मोर फ्रिक्वेंट ड्राउट्स, मोर फ्रिक्वेंट फ्लड्स आएंगे। जैसे कि अगर तुमने देखा है अभी मॉनसून टाइम से पहले आ गया, ठीक है, मॉनसून मेनली 5 जून, 5 जून की एक्सैक्ट डेट होती है कि 5 जून के आसपास केरला में आ जाता है। बट ड्यू टू बिफोर बिफोर जो ये था साइक्लोन गुजरात में जो कोस्ट पे आया था, उसकी वजह से मॉनसून हमारे यहाँ जल्दी आ गया। अब उस मॉनसून की वजह से क्या हुआ, जो टमाटो की जो फसल थी, टमाटर की जो फसल थी वो उसमें खराब हो गई। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी सब्जियों के दाम बढ़ गए, तो फूड इनसिक्योरिटी आ जाती है। जो हमारी स्टेपल फूड है उनके दाम बढ़ जाते हैं, तो फिर उससे आम लोगों को, नॉर्मल कॉमन पीपल है, उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू आया। फिर उसमें तुम देख रहे हो कि किसी एक पार्ट में तो इतनी बारिश हो गई है कि वहां पर बाढ़ आ गई, किसी एक पार्ट में इतनी बारिश नहीं हुई, इतनी भी नहीं हुई कि वहां पे सूखे जैसे हालात हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है अगर हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करके ना रखें। एक मिनट डालना, ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू होंगे और वेदर से भी, जैसे कि मोर फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आएंगे, सुनामी जो कि तुम देख ही रहे हो, फ्लड्स आ रही हैं, और ड्रॉट्स। ड्रॉट्स तो पता है ना, व्हाट इज ड्रॉट? जब जहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट में बारिश नहीं होती है, और उस जगह पे क्या होता है, जब डिसेंट अमाउंट में बारिश नहीं होती तो क्या उसे, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सूखा, है ना। तो कुछ पार्ट पे क्या हो रहा है, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि फ्लड आ गई है, जैसे कि दिल्ली का फ्लड हो गया और चेन्नई फ्लड हो गया या मुंबई फ्लड हो गया,
ये कुछ कुछ फ्लड के एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ जगहों पे हो ही नहीं रही है कि वहां पे सूखा पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से है? जो हमने एनवायरमेंट में डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया ना, उसकी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। इसलिए वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम अवेयरनेस, लोगों को जागरूक कर सके, उनको अवेयर कर सके कि अपने नेचर को कंजर्व करें एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, सो दैट कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सके। ठीक है, अब इसमें प्रश्न साइड में देखो, हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल, ये इसमें ढक गया, मैंने इसके ऊपर लिख दिया कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर फिफ्थ अमेंडमेंट बिल, ये अभी तुम्हें पता है मॉनसून सेशन चल रहा है, तो मॉनसून सेशन में अभी एक बिल पारित हुआ है जिसे ट्राइबल्स, कुछ 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 जो जनजातियां हैं उनको फिफ्थ शेड्यूल में इंक्लूड करने में, फिफ्थ शेड्यूल में नहीं, हाँ, उनको शेड्यूल ट्राइब की वो देनी है, एक काइंड ऑफ, क्या होता है कि तुमने सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल के बारे में तो सुना ही होगा। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल कास्ट, और सिक्स शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो एक अमेंडमेंट आया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर फिफ्थ अमेंडमेंट बिल 2023। इसके तहत कुछ जातियां जो है वो शेड्यूल ट्राइब में जोड़ी गई है, जैसे कि कौन कौन सी? धनोहर, धानोवर, किसान, सोनका, साओनरा, भिंजिया, ये सारी छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है, इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, ये बिल पारित हो गया है और बिना किसी उसके ये पास भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जनजातियां पूछ लेते कि हाल ही में कौन सी जनजाति उसमें ऐड की गई है अभी शेड्यूल ट्राइब में, तो ये वाली जनजाति शेड्यूल ट्राइब में अभी भी ऐड हुई है। अब देखो, मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? देखो, मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम उड़ीसा में केंद्रपाड़ा जो जिला है वहां पर लॉन्च किया गया है, और ये बहुत अपने आप में बहुत यूनिक सा प्रोग्राम है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैंग्रोव क्या होते हैं, बताया था कि जो कोस्टल एरिया और लैंड एरिया जहाँ पे मीट करता है, या नदी जहाँ पे सागर में आके मिलती है, उस जगह पे एक मार्शी कंडीशन हो जाती है, वहां पे जो भी प्लांट्स उगते हैं उनको मैंग्रोव कहते हैं, पौधे पेड़ जो भी उगता है। ठीक है, तो मैंग्रोव जो है जहां पर भी नदी है, जैसे कि अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी महानदी है जो बहती है, वो भी डेल्टा बनाती है, और वहां पर भी मैंग्रोव है। तो मैंग्रोव संरक्षण के लिए उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एक यूनिक सा अभियान चलाया है मैंग्रोव मित्र नाम से। ठीक है, मैंग्रोव मित्र नाम से। अब इन्होंने क्या किया है, अपना कम से कम 25 एकड़ जो है वो दान में दे दिया है। जो भी भीतरकनिका के आसपास का रीजन था उसमें 25 एकड़ इन्होंने दान में दे दिया, किसके लिए? ताकि वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट उग सके। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए इन्होंने दान दे दिया, कोस्टल एरिया को बचाने के लिए। देखो, जो मैंग्रोव होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ नेचर और कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एरिया। ये कोस्टल एरिया को किसी भी चक्रवात, साइक्लोन से, सुनामी से, सबसे वो बचा के रखते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले हिट होती है ना जगह कोस्टल में, सुनामी से या किसी से, तो ये फॉरेस्ट होते हैं मैंग्रोव। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है उस इंटेंसिटी को, उस एनर्जी को अपने ऊपर ले जाते हैं, और ये कोस्टल एरिया पे ज्यादा डिवेस्टेशन नहीं होने देते। ठीक है, तो ये इन्होंने वो चलाया है एक अभियान कि 25 एकड़ केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दान की गई है मैंग्रोव फॉरेस्ट को, क्या करने के लिए? उगाने के लिए। ठीक है, और इन्हें पता है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरिया के लिए कितने जरूरी है। और क्योंकि बेटा हमारे लिए क्यों कोस्टल एरिया बहुत जरूरी है? क्योंकि इंडिया में कितना है पता है तुम्हें? हमारी लाइन कितनी है कोस्टल टोटल मिला करके?
कितनी है पता नहीं, 7,512 किलोमीटर कोस्टल लाइन है हमारी। ठीक है, हमारी लैंड जो वो है, क्या बोलते हैं, तट रेखा जो है हमारी स्थल रेखा से ज्यादा है, ये पता है ना तुम्हें। तो क्योंकि कोस्टल एरिया ज्यादा है तो हमें वहां पर जो रहने वाले इनहेबिटेंट्स है उनके संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए ये चीजें करना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी वहां पे ये चलाया, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 25 एकड़ जमीन कोई दे रहा अपनी, 1 एकड़ भी कोई तो 100 गज भी ना दे। आज के समय में तो यही हो रहा है ना कि भाई हम क्यों दे, हम 25 एकड़ बहुत होता है, कितना होता है 25 एकड़ एकड़? हाँ, तो इतना बहुत होगा, उसके परिवार क्या, उसकी पूरी जो आने वाली संतान है वो बैठ के खाए, है ना, उसमें खेती करे। लेकिन ये एक अपनी विलिंगनेस है, मीन्स के अपने इच्छा अनुसार वो ये चीजें कर रहे हैं ताकि कल को उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। ठीक है, कि कल को जो इनहेबिटेंट है कोस्टल एरिया में वो बचे रहे। अब देखो ये यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इन्होंने अभी हाल ही में देखो विद्यालयों में स्मार्टफोन के लिए मना किया है। इन्होंने कहा कि स्कूल जो है अप टू 12th, उन स्कूल में बच्चों को स्मार्टफोन ना दिए जाए। ठीक है, तो अभी हाल ही में किसने कहा है? यूनेस्को ने। तो नाम याद रखना, यूनेस्को ने कहा है, और कौन सी रिपोर्ट में कहा है, एक रिपोर्ट इनकी अभी जारी हुई है, वो रिपोर्ट मैं तुमको बताती हूँ। ये आई है, यहाँ पे लिखी, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। देखो, यूनेस्को ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के तहत यूनेस्को ने क्या किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर्स के टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, उनका जो एक कंसंट्रेशन है स्टडीज पे वो नहीं लग पाता है, इसलिए जो स्कूल में बच्चे हैं उनको फोन ना दिए जाए। ठीक है, स्मार्टफोन से उन्हें दूर रखा जाए और स्कूल्स में स्मार्टफोन अलाउ नहीं करने चाहिए। तो यूनेस्को ने ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं कहा है, ये फॉर द ऑल कंट्रीज। ठीक है, जो भी यूनेस्को में मेंबर है सबके लिए है कि स्मार्टफोन छोटे बच्चों को ना दिए जाए। ठीक है, तुम लोग भी देख लो, तुम लोग स्कूल में नहीं हो, ये क्या है, क्या है, तुम लोग स्कूल में नहीं हो, लेकिन तुम खुद भी देखते होगे कि तुम्हारे पास फोन है तो तुम पढ़ नहीं पाते हो। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि ऑनलाइन पढ़ लेंगे, कभी पढ़ाई नहीं होती ऑनलाइन। ठीक है, तुम्हारे उसमें इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, सारी चीजें ओपन है, तो तुम फोन अपने पास रख के अगर सोचते हो तो कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो बार बार उसमें ही रहेगा कि चल 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक कर लो किसी का मैसेज तो नहीं आया, है ना, ये रहता है ना। अब तुम्हें उसका मैं रिपरकशन बता देती हूँ कि तुम उस को पास में रख के कभी पढ़ाई नहीं कर, कहते ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें पोस्ट भी चाहिए अच्छी, ठीक है, यहाँ पे वो कितने स्टार लगते हैं, 3 स्टार, वो भी चाहिए। अगर वो चाहिए तो कुछ तो त्यागना पड़ेगा, है ना। तो फोन त्याग दो जब पढ़ते हो, 2-3 घंटा जो भी तुम निकाल के पढ़ते हो, और या फिर लेक्चर के टाइम पे भी फोन मत देखा करो। जब तक लेक्चर चल रहा है किसी का भी हो, अपना कंसंट्रेशन पूरा वहां रखा करो। तो स्कूल के लिए अभी हाल ही में यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, और उसने कहा है कि बच्चों को स्मार्टफोन नहीं देने हैं, स्कूल वाले बच्चे को, क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है और उनका स्टडीज में जो है लेस उनका एक वो निकल कर आ रहा है कि उनका जो रुझान है, इंटरेस्ट है, वो पढ़ाई पर नहीं रहा, और उससे आउटकम भी पुअर ही आ रहे हैं। अब जो ये जो बच्चे अब है फिलहाल,
जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 3-3, 4-4 साल के बच्चों के हाथ में फोन है, ठीक है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आगे चल के वो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक है, और ये बात हकीकत है। तो ये जब अब यूनेस्को ने कह दिया तो अब बच्चा ही क्या है कहने के लिए, अब यूनेस्को जैसी संस्था ने कह दी है ये बात, तो ये याद रखना किसने कहा है। स्मोक एंड एशेस किताब किसने लिखी है? ये किताब जो है अमिताभ घोष एक राइटर है, उन्होंने लिखी है, और ये बेसिकली ओपियम के बारे में है। ओपियम कल्टीवेशन, हाउ ओपियम कल्टीवेट, कैसे ओपियम वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ और किस तरह से फिर इसने सभी को मतलब एक तरह से, हाँ ये फोकस करता है ओपियम वॉर्स पर। ओपियम वॉर्स, तुमको पता है हमारे यहाँ पे ना तो ओपियम थी, ना हमारे यहाँ पे टी हम यूज करते थे। किसने बनाया हमें इसका आदि? चाय हमारे यहाँ की नहीं है, पता है तुम्हें कहाँ की है? उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, है वहां की भी नहीं, कहाँ की है? जो जो, जो चाय है ना नाम ही, वो वही वहां से आया, चीन से। तो चीन ने दो बहुत बेकार चीजें दी है, एक तो चाय और एक अफीम। देखो जो अच्छा देखो, जो ब्रिटेन है वो क्या करता था, चाय इंपोर्ट करता था, टी कहाँ से? चाइना से, ठीक है। तो लेकिन उनको जो है ट्रेड में यानी व्यापार में क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, ट्रेड डेफिसिट जिसे कह देते हैं, इकोनॉमिक टर्म है ट्रेड डेफिसिट। जैसे कि व्यापार में अगर घाटा होता तो उसे ट्रेड डेफिसिट कह देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख भी लो चाहे तुम। इनको हो रहा था ट्रेड डेफिसिट। चाय के उत्पादन में तो चीन के साथ इसे हो रहा था ट्रेड डेफिसिट। तो इन्होंने क्या किया, फिर अफीम हमारे इंडिया में उगानी स्टार्ट कर दी और वो चाइना में एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। हमारे यहाँ पे नहीं था ये सब, हम शुरू से ही बहुत सज्जन लोग हैं, हाँ बहुत सीधे साधे थे हम लोग, हमें नहीं इन चीजों की कोई जरूरत थी, हम बहुत सादा सादा खाना खाने वाले लोग थे ना। यहाँ पे देखो, अगर तुम मदिरा की भी बात करो तो हमारे यहाँ मदिरा भी नहीं थी, वो भी बाहर से आई है, हाँ हमारे यहाँ नहीं था। हमारा क्लाइमेट ऐसा है बेटा, हमें ठंडा खाने की आदत है, हम गर्म चीजें क्यों खाएंगे, मरना है। एक तो ट्रॉपिकल नेशन है, 40-50-45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, उसमें भी हम विस्की या ये चीजें लेंगे, मतलब ये क्या बोलते हैं, ड्रिंक, अल्कोहल, अल्कोहल या अफीम लेंगे तो मरना है हमें। तो ये चीजें नहीं है, हमारे भारत में कभी था ही नहीं। इंट्रोड्यूस किसने किया? दो कनिंग चीजों, कनिंग लोगों ने, जो कि कॉलोनाइजेशन करते थे, एक तो चाइना और एक ब्रिटेन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी आपस में इसका इसके साथ में चाय में जो था ट्रेड डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट मतलब नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया में अफीम उगवानी शुरू कर दी। और ये भी एकमात्र कारण माना जाता है भारत में कि भारत में फिर जो हमारा फूड क्रॉप है वो घटता चला गया। फूड क्रॉप क्या था बेटा, हमारे यहाँ पे हमें क्या जरूरत थी, हमें चावल की जरूरत थी, धान की जरूरत थी, जो खाना था हमारी पॉपुलेशन को खाने की जरूरत थी, इन्होंने अफीम उगाई। अब तुम ये बताओ, जब हमारे यहाँ पे अफीम उगेगी ही नहीं, खाना कहाँ से आएगा? बाहर से। और वो खाना जो आएगा, गेहूं जब बाहर से मंगाएंगे, चावल बाहर से मंगाएंगे, तो सस्ता तो आएगा नहीं, वो महंगा आएगा। तो जो नॉर्मल पब्लिक थी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे खाना, उनको ये नहीं मिलता था। और उस वजह से तुम्हें याद हो, बंगाल में फेमाइन पड़ा था 1773 के आसपास। फेमाइन या फेमीन किसे कहते हैं? फेमीन, अकाल, हाँ अकाल पड़ा था। कैसा अकाल? पानी का भी, खाने का भी, ठीक है, जिसे त्रिकाल कह देते हैं, ना तो पानी था, हाँ, और ना खाना था। ऐसा अकाल पड़ा था, किसकी वजह से? इनकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। ओपियम उगवा रहे थे, उसके साथ साथ क्या उगवा रहे थे? इंडिगो, तुमने सुना होगा, चंपारण बिहार वाले एरिया में इंडिगो उगा रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे। अब नील को खाएंगे थोड़े ही, या फिर अफीम को थोड़ी ना खा लेंगे।
तो ये इन लोगों ने किया, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे 1773 का सबसे भयंकर भयंकर अकाल पड़ा था। हाँ, सबसे भयंकर। उसमें बंगाल में मिलियंस ऑफ पीपल मर गए थे, ठीक है। फिगर्स भी इन्होंने बहुत कम दिए है, जो जितने मरे थे उससे भी कम इन्होंने डेटा प्रोवाइड कराया है, लेकिन उस समय कोई थी। और देखो, इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक बाय गॉड ग्रेस कोई फेमाइन इंडिया में नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद से जो फेमाइन आए थे ब्रिटिश के टाइम पे आए हैं, कोई भी फेमाइन उससे पहले नहीं आया। उससे पहले कितने रूलर रहे, और कोई भी फेमाइन इसके बाद नहीं आया इंडिपेंडेंस के बाद। और इंडिपेंडेंस के बाद तो 1990 के बाद, जब आफ्टर 1960s के बाद, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, हम इतने सफिशिएंट है कि हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इनका किया हुआ था। तो ये अपने ट्रेड डेफिसिट चाय में मेंटेन करने के लिए इसको चाइना को अफीम बेचते थे। तो अमिताभ घोष की बुक में जो ये स्मोक एंड एशेज है, ये पूरा जो अफीम वॉर था, ओपियम वॉर था, इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि हाउ ब्रिटिशर्स एंड चाइनीज ओपियम वॉर हैज लेड टू द इन, उसे क्या कह सकते हैं कि एक डिसबैलेंस हो गया, या फिर वर्ल्ड में किस तरह से एक डिसबैलेंस इन्होंने हाँ क्रिएट कर दिया ड्यू टू दीज ओपियम वॉर्स। और इसी की वजह से अब अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और हमारा जो पाकिस्तान का वेस्ट पंजाब वाला रीजन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, ड्रग आता है इलीगली। वो लोग वहाँ के लोग सप्लाई करते हैं ड्रग इलीगली। तो उस यही कारण है कि हमारे यहाँ पर ये होता है। और म्यांमार में, थाईलैंड और ये जो है, ये ट्राइएंगल है पूरा, जहाँ से ड्रग हमारे यहाँ आता है। और मणिपुर में एक और इशू भी है, ड्रग का भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि म्यांमार का जो बॉर्डर है मणिपुर से मिला हुआ है, और वहाँ से वो हमारे ट्राइब्स को ड्रग देते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इसके बारे में लिखा हुआ है। आप है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इसके बारे में तो तुम लोग सुन ही रहे होंगे। व्हाट इज नॉन कॉन्फिडेंस मोशन? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पता? देखो, जो हमारा आर्टिकल है ना 75 कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 75 बात करता है इसकी कि पार्लियामेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, अभी विपक्ष ने, जो ऑपोजिशन पार्टीज है, वो मणिपुर इशू को पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहती है, और उन्होंने ये जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं। नॉन कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि दो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उनको अपनी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, फ्लोर टेस्ट प्रूफ करना पड़ेगा कि वेदर दे आर एबल टू स्टे, लोगों का विश्वास है या नहीं है उनमें, क्या वो अभी भी मेजॉरिटी में है, ये उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा, फ्लोर टेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर वोटिंग उनके फेवर में होती है तो वो गवर्नमेंट रुकेगी, मतलब आगे काम करेगी। और अगर वोटिंग उनके अगेंस्ट में जाती है तो इस सरकार को क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अब ये जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ तो गई है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट बहुमत से है, ये भी पता है ना तुम्हें, बहुमत से है, तो बहुमत से है तो वो लोग वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सक्सीड हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगी, देखो अभी बताते हैं तुम्हें। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए एटलीस्ट 50% चाहिए, इनको डिफीट करने के लिए 50% चाहिए। लेकिन जो बीजेपी की सीट है लोकसभा में, वो 303 है, ठीक है, 303 है। अब इसमें से कोई भी इनके अगेंस्ट में वोट तो करेगा नहीं, ठीक है।
मेजोरिटी कब कब प्रूव होती है, कब नहीं प्रूव होती? जब इनकी सीट इतनी नहीं होती, इनकी सीट है, बहुमत के साथ है, तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होगा? पारित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी उसमें है, मेजोरिटी में है, तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं बन पाएगा। आप समझ लो व्हाट इज नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। जब किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन रूल नंबर 198 के तहत लेकर आते हैं, तो इट मीन्स कि उसे पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है कि हाँ वी आर इन मेजोरिटी, या फिर अभी भी लोगों का विश्वास हम में है। विश्वास ऐसा नहीं कि हम ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते, विश्वास मतलब कितने एमपी उनके हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी, ये तो मेजोरिटी में इनको डिफीट नहीं कर पाएंगे। वहां पे फिर वोटिंग होती है, कितने लोग इनके अगेंस्ट वोट करेंगे, कितने ऑपोजिशन में। तो देखो इनके मेंबर कितने हैं, 303, और ऑपोजिशन के कितने हैं, 151-52 के आसपास है। सारे ऑपोजिशन के भी मिला के कितने हैं, 152। तो मेजोरिटी प्रूफ नहीं हो पाएगी। चलो अब नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से क्या तात्पर्य है। तो आर्द्र वायु से, यानी कि जो नम वायु है उससे जब वो बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पे काम चल रहा है, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे अभी ये अंडर द एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। इजराइल के संसद का नाम है नेसेट, ठीक है।